नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। शुरुआत करेंगे खबरों की। एक बड़ी खबर है, सबसे पहले जान लीजिए। विधायक पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं भावे बिश्नोई। जी हां, उनके साथ कुलदीप बिश्नोई और उनकी मां रेणुका बिश्नोई मौजूद रहीं। भावे बिश्नोई ने सीएम मनोहर लाल का आशीर्वाद लिया। कुलदीप बिश्नोई भी उनके साथ यहां पर मौजूद रहे और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। भावे बिश्नोई ने आज औपचारिक रूप से शपथ ली पद और गोपनीयता की, और शपथ लेने के बाद वो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, संत कबीर कुटीर पहुंचे और यहां पर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की, उनका आशीष लिया, आशीर्वाद लिया। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं हम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए पहुंचे भावे बिश्नोई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे भावे बिश्नोई और उनके साथ कुलदीप बिश्नोई और रेणुका बिश्नोई भी मौजूद रहे। चलिए, एक और बड़ी अपडेट है, बड़ी खबर है, आपको बताते हैं। रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। धान खरीद को बंद करने को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया। और हरियाणा की आदमपुर विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक भव्य बिश्नोई पद और गोपनीयता की शपथ आज ले चुके हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें विधानसभा सदस्य की शपथ दिलवाई। अब विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या 41 हो गई है। शपथ ग्रहण के दौरान भव्य के पिता कुलदीप बिश्नोई और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। भव्य बिश्नोई जी के भारतीय जनता पार्टी के रूप में शपथ ग्रहण के बाद भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 40 से बढ़कर के 41 हो गई। यार थोड़ा स्क्रीन अपने राइट करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो संख्या है वो 31 से 30 हो गई है और इसमें जननायक जनता पार्टी के 10 सदस्य हैं। इंडियन नेशनल लोकदल एक सदस्य में, हरियाणा लोकहित पार्टी एक सदस्य है और 7 जो है वो आजाद उम्मीदवार है। तो इस प्रकार से आज हमारा जो हाउस है वो पूरा 90 का 90 का पूरा हो गया है। विधायक और विधायक पद की शपथ लेने के बाद भव्य बिश्नोई ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए। हमारे संवाददाता रवि कालीरमण ने उनसे खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। आदमपुर से विधायक भव्य बिश्नोई हमारे साथ हैं। आज इन्होंने शपथ ली है और कहीं ना कहीं विधानसभा के सदस्य के तौर पे आदमपुर से नियुक्त होकर आए हैं। सबसे पहले तो आज के दिन की क्या महत्वता देखते हैं आप? देखिए, 29 उम्र की आयु में मुझे विधानसभा में शपथ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। गौरव की बात इसलिए भी है क्योंकि आदमपुर जो मैं अपना परिवार समझता हूँ, जिसकी सेवा मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, मेरे पिताजी, मेरे माता जी ने की, उनकी सेवा करने का जो मुझे अवसर मिला है उसको मैं बहुत ही अच्छी नज़रिए से देखता हूँ और मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, इस जीत का श्रेय जाता है आदमपुर की महान जनता को, जिन्होंने एक बार फिर
चौधरी भजनाल परिवार के साथ जो उनका 54 साल का पारिवारिक रिश्ता है उस पर मोहर लगाई। जीत का श्रेय जाता है मोदी जी के नेतृत्व को, जीत का श्रेय जाता है मनोहर जी के नेतृत्व को, जिनके नेतृत्व से प्रभावित आज पूरे हिंदुस्तान और हरियाणा प्रदेश के लोग हैं। और जीत का श्रेय जाता है भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को जिन्होंने आदमपुर उपचुनाव को अपना चुनाव समझकर लड़ा। आदमपुर उपचुनाव में आप लगातार ये कहते थे कि 26 साल बाद सत्ता में वापसी का मौका है, वापसी आपको मिली है, आदमपुर को मिली है। क्या तस्वीर बदलने वाली है आने वाले 2 साल में? मुझे भरोसा है मनोहर जी के नेतृत्व में कि वो आने वाले समय में जो जायज़ मांगे मैं उनके पास लेकर जाऊंगा, उनको पूरा करने का वो काम करेंगे। आज भी जैसे अभी हम शिक्षा मंत्री जी के हम निवास स्थान पर उपस्थित हैं तो उनसे भी मैंने कई मांगे रखी हैं जो चुनाव के समय में और चुनाव से पहले भी हमारे सामने लोग लेकर आए थे। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से लेकर जो बीड़ हिसार के 5 गाँव हैं उनको मालिकाना दिलाने तक बहुत सारे ऐसे बंधु हैं जिन पर मैं काम करना चाहूँगा। एक सवाल रहेगा, पॉलिटिकल सवाल है क्योंकि आप पॉलिटिक्स में तो एक्टिव हैं ही। जेपी एक आरोप लगाते हैं कि आदमपुर में चुनाव जीतने के बाद बिश्नोई समाज ने उनके साथ मारपीट की, गाड़ी पे पत्थर फेंके, डंडे फेंके, और इसके साथ साथ बिश्नोई समाज के वो वोटों की ये कहते हैं कि हमें वोट नहीं चाहिए। इस प्रकार का बयान कैसे देखते हैं? और दूसरा, जिस प्रकार से लगातार ये कहा जा रहा था कि जो है एक जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष देवान भी लगातार आपके पिताजी पर आरोप लगा रहे थे कि जनता सबक सिखाएगी, कांग्रेस पार्टी के गद्दार हैं, आदमपुर के गद्दार हैं, इस प्रकार की बातें की जा रही है। देखिए, चौधरी भजनाल परिवार के लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सभ्य लोग हैं, हिंसा में विश्वास नहीं रखते। ऐसे काम जयप्रकाश जी करते हैं, उनके पार्टी के लोग करते हैं। कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ, आपके सामने है जिस प्रकार से इन्होंने पहले भी असभ्यता का प्रयोग किया और साम दाम दंड भेद के साथ उन्होंने चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया आपके सामने ही है। और जहाँ तक हमारे समर्थकों की बात मैंने कही, अगर एक हादसा हुआ है तो उसका संज्ञान हम लेंगे। भारतीय जनता पार्टी न्याय में विश्वास रखती है, लेकिन हम ऐसे काम नहीं करते हैं। और रही जात पात की बात, तो ऐसी सोच मैं समझता हूँ जयप्रकाश जी की कांग्रेस पार्टी की औच्छिक राजनीति को दर्शाता है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे परिवार के लोग छत्तीस बिरादरी की बात करते हैं और आगे भी उसी पर कायम रहेंगे। क्या प्राथमिकता रहेगी कामों को लेकर? अभी आपको मैंने बताया बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं करना चाहूँगा। खेल, स्वास्थ्य को लेकर जो मैंने आपको सारी बातें बताई। शुक्रिया। तो ये थे भव्य, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य लेकर, मूलभूत सुविधाओं को लेकर कहीं ना कहीं काम किया जाएगा और आदमपुर के तस्वीर बदलने का प्रयास आने वाले 2 साल में किया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रविकाल रमन, हरियाणा न्यूज। और एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर इस बीच आ रही है। आपको सीधे बड़ी अपडेट, बड़ी खबर बताते हैं क्या कुछ है। विधायक पद की शपथ लेने के बाद चंद्रमोहन से भी मिलने के लिए पहुंचे हैं भावे बिश्नोई। पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन से आशीर्वाद लिया है भावे बिश्नोई ने। भावे बिश्नोई के ताऊ है चंद्रमोहन रिश्ते में, उनसे मिलने के लिए वो पहुंचे। विधायक पद की शपथ लेने के बाद सभी से मिलने का जो क्रम है वो लगातार चल रहा है। अब भावे बिश्नोई का सबसे पहले शपथ लेते ही वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलने के लिए पहुंचे और अब रिश्ते में अपने ताऊ जी और कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई चंद्रमोहन से मिलने के लिए भी पहुंचे हैं भावे बिश्नोई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने। 29 साल की उम्र में भावे बिश्नोई हरियाणा की विधानसभा पहुंचे हैं और सबसे कम उम्र के विधायक जो हैं वो हरियाणा विधानसभा के हैं। आज उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने उन्हें शपथ दिलवाई और उसके बाद उनका लोगों से मिलने का जो क्रम है वो लगातार अब चल रहा है। इसी सिलसिले में वो अपने ताऊ और कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई चंद्रमोहन से मिलने के लिए पहुंचे, जिसकी तस्वीरें सीधे हम आपको अभी दिखा रहे हैं। अंबाला में भैरव अष्टमी के अवसर पर भैरव मंदिर में मंदिर कमेटी की तरफ से 7 कुंडी हवन का आयोजन हुआ। इसमें हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने शिरकत की। यहां उन्होंने माथा टेका, पूजा अर्चना की। इसके साथ ही गृहमंत्री ने मंदिर परिसर में ही पड़ी जमीन पर धर्मशाला बनाने के लिए 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया। इसके लिए मंदिर कमेटी ने उनका आभार भी व्यक्त किया है। माननीय मंत्री जी अनिल विज जी आज हमारे प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में पधारे और हमने उस उपलक्ष्य में 7 कुंडी हवन का जो है समापन कर पूर्ण आहुति माननीय विज जी से करवाई और उन्होंने
इस मंदिर के विकास के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की है। धर्मशाला के लिए हम उनका पूरी कमेटी तह दिल। मंत्री जी हमारे सवेरे के प्रोग्राम में जहां हवन यज्ञ था, 7 कुंडी यज्ञ, उसमें सब उनके आना निमंत्रण हुआ था और वो आए और हमें अपने पूरी तरीके से आशीर्वाद दे गए हैं। और हमारे साथ लगती धर्मशाला जो इस मंदिर के प्रांगण में ही है, उसका 25 लाख रुपया उन्होंने हमें बनाने के लिए दिया है और कहा है कि और भी जरूरत पड़ेगी तो मैं। और अगली खबर आपको बताते हैं, रोहतक से बड़ी खबर है जहां पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। धान खरीद को बंद करने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि पोर्टल के चक्कर में किसानों का शोषण कर रही है सरकार और प्रदेश सरकार को उन्होंने किसान विरोधी तक करार दे दिया। तो बड़ी अपडेट बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को आड़े हाथों लिया और सरकार को किसान विरोधी तक करार दे डाला। वे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात कही और मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये सरकार जो है वायदा करती है एमएसपी का, एमएसपी दे नहीं पाते। पोर्टल से सरकार चलाते, पोर्टल ही मंडियों में लागू कर दिया कि पोर्टल का नंबर आएगा जब मंडी में लाएगा किसान, वो इतने दिन क्या करेगा, खड़ा रहता वहाँ। और जब फिर बात करें पोर्टल खराब हो गया, आप पोर्टल बंद कर दो, खरीद बंद होगी तो भाव धड़ाम से गिर जाता है। किसान को जो है हर हिसाब से लागत बढ़ा दी, आमदनी घट गई किसान की, और हर हिसाब से किसान को जो है ना जितने भी फैसले लिए सरकार ने किसान विरोधी। और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट है जहां पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। हरियाणा सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है। हरियाणा सरकार पर कर्ज बढ़ा है, अभय चौटाला ने कहा। अभय चौटाला ने कहा कि आज प्रदेश पर 3 लाख करोड़ का कर्ज है। हर बच्चा 1 लाख रुपए का कर्ज लेकर पैदा होता है। भ्रष्टाचार कम करने की सरकार की बात बिल्कुल गलत उन्होंने करार दी। चौटाला ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, प्रदेश का विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ। 8 साल में वो कर्जा इतनी स्पीड से बढ़ा कि आज 3 लाख करोड़ हो गया। मुख्यमंत्री को ये स्टेटमेंट देने की बजाय कि मैंने प्रदेश को भ्रष्टाचार के मामले में बहुत सराहनीय कदम उठाए हैं, ये कहना चाहिए मुख्यमंत्री को कि मैंने इस प्रदेश के विकास की बजाय इस प्रदेश का विनाश कर दिया और प्रदेश के हर नागरिक को, हर पैदा होने वाले बच्चे को 1 लाख रुपए से भी ज्यादा आज कोई बच्चा पैदा होता है तो कर्जा लेकर के होता है। मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए इसके ऊपर सरकार की तरफ से कि ये 3 लाख करोड़ रुपया जो कर्जा है, इस कर्जे को कैसे तो वापिस। और मनोहर सरकार को उन्होंने किसान विरोधी करार दिया। प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र मुख्यमंत्री जारी करें, ये मांग उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से की है। और उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास नहीं किया बल्कि विनाश कर दिया। और एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ रही है इस बीच, रुक कर लेते हैं सीधे बड़ी खबर का। फरीदाबाद में गीता जयंती महोत्सव को लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। लघु सचिवालय से प्रचार प्रसार के लिए 50 गाड़ियों को यहां रवाना किया गया है। उपायुक्त विक्रम ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाया और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फरीदाबाद में गीता जयंती महोत्सव को लेकर प्रशासन काफी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। लघु सचिवालय से प्रचार प्रसार के लिए 50 गाड़ियों को यहां रवाना किया गया। उपायुक्त विक्रम ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई है और हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया है। फरीदाबाद में गीता जयंती महोत्सव को लेकर प्रशासन अलर्ट है, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
गीता जयंती महोत्सव को लेकर तैयारियां लगातार जोरों से चल रही हैं। जिला प्रशासन लगातार इस पूरी गतिविधि और कार्यक्रम के ऊपर नजर रखे हुए है और आज प्रचार गाड़ियों को रवाना किया गया है। ये लोगों तक पहुंचेंगी और संदेश जो है वो पहुंचाएंगी। प्रशासन फुल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है गीता जयंती महोत्सव को लेकर। रेवाड़ी पहुंचे मेघालय की पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया। उन्होंने दावा करते हुए एक बात कही। सत्यपाल मलिक एक कार्यक्रम में रेवाड़ी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि किसानों से किए हुए वादे जो हैं वो सरकार ने नहीं निभाए हैं। उन्होंने कहा इससे पहले ही अडानी के पास पानीपत के गोदामों को बेचा गया। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम और ज्यादा बढ़े। किसानों की फसलों का सही दाम उन्हें नहीं मिला। जब आंदोलन खत्म हुआ तो कुछ मुख्य मांगे थी। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन उस वक्त किया हुआ वादा पूरा नहीं किया। देखो, किसान की आय तो कभी नहीं बढ़ी बेचारे की, वो तो ऐसे उथल पुथल रहता है। किसान की आय बढ़ाने का इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, कोई वो नहीं किया तरीकाकार कि इससे आमदनी बढ़े। आमदनी कब बढ़ती है? जब आपको सही दाम मिले। उसको लागत भी नहीं मिलती, सही दाम मिलना तो एक सोनीपत नगर निगम की कमिश्नर मोनिका गुप्ता ने नगर निगम के विभिन्न ब्रांचेस में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें ब्रांच में कई खामियां और लिपिक नदारद मिले। हालांकि सीवर और स्ट्रीट लाइट की सर्विस बेहतर मिली। इस दौरान कमिश्नर मोनिका गुप्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे द्वारा हमारे ऑफिस के विभिन्न ब्रांचों का औचक निरीक्षण किया गया। उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी पाई गई कि जो बहुत अच्छी चल रही थी, जैसे कि सीवर या स्ट्रीट लाइट की शिकायतें थीं, तो बाकायदा मैंने ऑब्जर्व किया कि जो शिकायत रजिस्टर मेंटेन किए हुए थे उसमें पूरा शिकायतकर्ताओं की इंदराज थे। मैंने खुद पर्सनली कम से कम 10 से भी ज़्यादा लोगों को खुद पर्सनली फ़ोन करके पूछा कि जो उनकी शिकायत थी वो रिजॉल्व हुई या नहीं हुई, और लगभग 90% लोगों ने यही जवाब दिया कि उनकी 1 दिन के भीतर या 2 दिन के भीतर शिकायतें रिजॉल्व हो गई थी। तो ये सुनकर अच्छा लगा कि निगम जो है लोग उससे संतुष्ट हैं कार्रवाई से, स्ट्रीट लाइट में और सीवर की समस्याओं में। महिला अपराध के प्रति बने कानूनों का दुरुपयोग करने वाली महिलाओं पर भी अब महिला आयोग सख्त नजर आ रहा है। ऐसा करने वाली महिलाओं पर भी अब कार्रवाई होगी। यमुनानगर में एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि अगर कोई महिला कानून का दुरुपयोग करती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महिला आयोग महिलाओं की सेफ्टी के लिए है, उनको अवेयर करने के लिए है, उनसे बात करने के लिए है, परंतु महिला आयोग किसी भी महिला को कोई गलत एलिगेशन लगाने की अनुमति भी नहीं देता। तो जो धारा 182 है वो इसीलिए है कि यदि कहीं पर कोई लड़की मिसयूज करती है अपनी पावर का या गलत इल्ज़ाम लगाती है तो उसको हम उस धारा के तहत उस लड़की के साथ भी कार्रवाई करने के आदेश देते हैं। वो इसलिए कि लड़कियां गलत एलिगेशंस ना लगा सके। जैसे अभी ये कॉलेज में हम आए तो हमने यही बात रखी कि कई बार मित्रता बिगड़ जाती है, टूट जाती है, तो लड़कियां सबसे पहला एलिगेशन यही लगाते हैं। इसलिए गलत एलिगेशंस, फॉल्स एलिगेशंस लगाओगे, यदि वो गलत साबित हुए तो आप भी कानून और कटघरे में खड़े हो जाओगे। गुरुग्राम में एक बार फिर गौ तस्करों का आतंक देखने को मिला। दरअसल गुरुग्राम में गोरक्षकों की टीम को जानकारी मिली कि भौंसी थाना इलाके में कुछ गौ तस्कर गोवंशों को भरकर मेवात की तरफ ले जा रहे हैं। इसी का पीछा करते हुए गोरक्षकों की टीम ने गौ तस्करों की गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने गाड़ी पर पथराव कर दिया और फिर जब गोरक्षकों की गाड़ी नहीं रुकी तो उन्होंने चलती गाड़ी से गोवंश को फेंकना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उसके बाद गोरक्षकों की गाड़ी पर गौ तस्करों ने फायरिंग भी की।
ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से गौ तस्कर जो हैं वो आगे अपनी गाड़ी को भगा रहे हैं और गौ रक्षक उनका पीछा कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भौंडसी पार जाने के बाद 3 गौ तस्करों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है गौ रक्षकों ने। ये 4 से 5 गाय थी जो गौ तस्कर पिकअप गाड़ी में लेके जा रहे थे, जिन्होंने एक हमारी गाड़ी डाला तोड़ दिया, एक हमारी बलेरो के शीशे वीशे फोड़ दिए सारे, और एक स्विफ्ट गाड़ी भी तोड़ दी। हमारे गोरक्षक साथी जो भोकड़ है खोड़ से, उनको चोट भी लगी है काफी, और हमारी गाड़ी भी बिल्कुल टूट गई, टायर वायर सब फट गए। कहाँ से पीछा कर रहे थे आपको? हम पूरे गुरुग्राम में सेक्टर 56 से पीछा कर रहे थे, फिर ये भौंडसी के क्षेत्र में आके और पलवल के साइड भागने लगे। जब काबू किया 3 गो तस्कर मौके पर काबू कर लिए गए हैं और 3 से 4 गो तस्कर भागने में कामयाब हुए हैं। कितनी गाय रेस्क्यू कराई है इनसे? अभी 3 से 4 गाय रेस्क्यू कराई है, जो एक गाय अभी बरामद कर ली है, जो रोड पे फेंक दी थी इन्होंने, गाड़ी चलाते वक्त रोड पे फेंकते जा रहे थे, और 2 गाय हमने अभी और एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, रुक कर लेते हैं सीधे बड़ी खबर का। फरीदाबाद में स्कूल में डांस करते समय छात्रों में कहासुनी का मामला सामने आया है। स्कूल के बाहर आकर जमकर मारपीट की गई और बकायदा चाकू भी घोंप दिया गया। पीड़ित छात्र गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी फरीदाबाद से आ रही है, जहां पर स्कूल में डांस के दौरान कुछ कहासुनी हो गई और स्कूल के बाहर निकलकर कहासुनी ने लड़ाई झगड़े का रूप ले लिया। इसमें लात घूसे चले, हाथापाई हुई और चाकू गोद दिया गया एक छात्र को, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। पूरे मामले में पुलिस ने केस को दर्ज कर लिया है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। फरीदाबाद की खबर है, जहां पर एक स्कूल में फंक्शन के दौरान छात्रों के 2 समूह डांस कर रहे थे आपस में, और वहीं पर उनके बीच काफी कहासुनी हो गई और स्कूल के बाहर आकर हाथापाई की नौबत आ गई। और इसी कश्मकश में एक छात्र ने दूसरे छात्र को चाकू मार दिया, चाकू से उस पर हमला कर दिया। पानीपत के गांव सिवाहा निवासी युवक के साथ ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों के द्वारा मारपीट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर लगातार दूसरे दिन ग्रामीणों ने सेक्टर 29 थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया। हालांकि इस बीच ग्रामीणों की DSP प्रदीप कुमार, DSP धर्मवीर खर्व, SDM वीरेंद्र ढूल और CEO विवेक चौधरी के साथ कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकल पाया। इसके चलते ग्रामीणों में रोष भी लगातार बढ़ता जा रहा है। SDM साहब थे और 2 DSP थे, तो उन्होंने बुलाया था, उन्होंने कहा था कि भाई आप ये धरना ख़त्म करो। हमने अपनी शर्तें बताई थी, भाई जो SHO इसको उठा के ले गया, जिसने साहिल को पीटा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो, मुकदमा दर्ज कर दो। और इस SHO को, जिसको हमने पहले अपनी MLR दे दी थी और इसने फिर भी हमारा मुकदमा नहीं दर्ज कराया, इसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दो। और रही जांच की बात, जांच करो, अगर उस बेटे ने, साहिल ने गलती की है तो उसको सजा दर्ज कर दिया। हम पूरा दिन बैठे रहे, 8 बजे यहाँ से गए, उन्होंने स्लिप दी है कि आपकी तरफ से पर्चा दर्ज हो गया है उस थानेदार पर, जो भी था, वो सिपाही था, थानेदार था, जो कुछ भी था, उस पर पर्चा दर्ज। तो सुबह पता चला पर्चा दर्ज उस पर नहीं होया, दूसरे पे हो गया। उसने तो थरते पे न करा दिया, वो हो गया, यूँ पागल ना रखा। ये पुलिस वाले मारे थे पैदा हो रहे हैं। और अनाज मंडी में खरीद की गई धान की उठान धीमी गति से होने से मंडी में लंबा जाम लग रहा है। दूसरी ओर धान की ज्यादा आवक के चलते शहर में भी पूरा दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके चलते लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। इसे लेकर अधिकारियों का यह कहना है कि लेबर की कमी के चलते उठान में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं। देखिए, जो हमारा गवर्नमेंट की जो परचेज थी वो लगभग उठान हमारा कंप्लीट है। जो PR धान जो गवर्नमेंट परचेज करती है वो स्टॉक, और जो प्राइवेट धान है इसकी व्यवस्था खुद जो संबंधित खरीदार हैं, आड़ती हैं या मिलर्स हैं, जो जिनके थ्रू खरीद होती है,
उनको उठान करवाना होता है। अब की बारी जो मेरी मंडी एसोसिएशन से जो बात हुई, आसपास की मंडियों में भी थोड़ी सी व्यवस्था उठान को लेके जो धीमी है, उसका मेन कारण यही बताया जा रहा है कि एक तो जो अभी छठ पूजा जो हुई थी, लेबर की कमी है, दूसरा चुनाव वगैरह थे, तो कल भी हमारे यहाँ पे लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर तक जाम लग गए थे। तो मंडी एसोसिएशन ने 2 दिन मंडी ताकि उठान हो सके तो किसानों को रोकने का प्रयास किया गया। और आपका जिला आपकी खबर में अभी इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।